अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। आज के इस अहम वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी अहम टर्म्स हैं उन्हें हम बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे, ताकि ये वंस फॉर ऑल आप अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलें, चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी का टाइम हो या कभी किसी जॉब की टेस्ट में हो। ये लिटरेचर के टर्म्स इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे के सारे समझ जाएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो पहला टर्म है दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है दैट इज जॉन कीट का टर्म है। वो कहते हैं एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी विदाउट सीकिंग फैक्ट। देखिए हम क्या करते हैं कि बाज का चीजों को मानने के लिए हम फैक्ट्स मानते हैं कि ये फैक्ट का हमें पता होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी ये कहती है कि आप चीजों को विदाउट रीजन, विदाउट साइंटिफिक रीजन आप एक्सेप्ट करो। अगर जॉन कीट्स हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये साइंस के एतबार से तो मुमकिन नहीं ना कि जॉन कीट्स उड़े। जैसे वो नाइटिंगेल को कहता है कि मैं तुमसे उड़ना चाहता हूं, तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है। एक तरह से ये नेगेटिव है कि ये सब पॉसिबल हो, लेकिन ये एक तरह से हमारी कैपेबिलिटी है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ जॉन कीट्स उड़ रहा है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का आइडिया है, जो कि ये कहता है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो कि वो रियलिटी में हो रही है विदाउट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। आपने अगर राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ा हो तो उसमें बताते हैं कि वहां पे वो बड़े घूस्ट वो बलाएं आ जाती हैं। तो ये एक तरह से मुमकिन नहीं साइंस के एतबार से, लेकिन आप मान लें कि ये हकीकत है। दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। आपने हैमलेट ड्रामा जरूर पढ़ा होगा, और शुरू शुरू में जो हैमलेट का फादर का जो भूत आता है, अब भूत कोई बात नहीं करता हमसे, ना हम उसको देखते हैं, लेकिन हैमलेट के जो गार्ड्स होते हैं वो देखता है, होरेशो देखता है, और हम भी मान लेते हैं कि ये एक तरह से सीन चल रहा है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को माना विदाउट कीपिंग साइंस इन माइंड। जो चीज साइंस के एतबार में मुमकिन ना हो उनको अगर हम माने, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब ये है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये है हमारे थॉमस स्टर्न इलियट का। जी हाँ, टीएस का फुल फॉर्म भी आप याद करें, टीएस इलियट का। ये है थॉमस स्टर्न इलियट थ्योरी दैट पोएट्स मस्ट बी बैलेंस ट्रेडिशनल एंड ओरिजिनलिटी। ये उन्होंने जो कहा है कि एक जो पोएट होता है उसको पूरी हिस्ट्री की भी नॉलेज हो, उसने सारी जो पोएट्री की किताबें हो वो भी पढ़ रखी हो, और उसके पास एक अपना इंडिविजुअल टैलेंट हो, तभी वो एक अच्छी पोएट्री कर सकता है। देखिए ट्रेडिशन का मतलब है हिस्ट्री। ट्रेडिशन के जितनी भी, वो कहते हैं कि उसे जॉन कीट्स की किताबें पढ़ी होनी चाहिए, मिसाल तौर पे वो कह रहे हैं उसे चौसर की किताबें पढ़ी होनी चाहिए, वो शेक्सपियर की किताबें, होमर की, इलिड। तो जितने भी बड़े बड़े नाम से हिस्ट्री के अंदर, एक अच्छे पोएट को उन सारों का पता होना चाहिए, और उसके बाद अपना भी टैलेंट होना चाहिए। तो जब वो हिस्ट्री वाली लर्निंग और उसे अपना जब टैलेंट होगा, जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, तब एक फाइनेस्ट लिटरेचर बनेगा। तो इसे कहते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तभी उसने जो वेस्टलैंड लिखी है, बहुत ही कमाल की पोएम है, उसके अंदर हर वो चीज उसने डाल दी है। तो ये है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन से मुराद कि आपको तारीख के जो मशहूर किताबें हैं पोएट्री की, वो सब आप पढ़ी हुई हो, उनकी नॉलेज हो, फिर आपके पास अपना टैलेंट हो। कैथारसिस या प्लोटो वगैरह से सुनेंगे। इमोशंस, इमोशनल प्यूरिफिकेशन थ्रू पिटी एंड फियर। जब आप ट्रेजेडी देखते हो, कोई ट्रेजेडी का ड्रामा देखते हो, तब आपके अंदर कैथारसिस होती है। आपने जब कोई दुख का सीन देखते हैं तब आप रोते हो, तो ये कैथारसिस है। तो अंदर का जो जो दुख हो जाता है, गम हो जाता है, वो रोने के बाद निकल आता है। तो कैथारसिस क्या है? रिलीजिंग ऑफ योर इमोशंस। जब आप कोई सैड सीन देखते हो तो आप रोते हो ना, तो ये कैथारसिस है, अपने इमोशंस को बाहर ले आना। ठीक है ना, अंदर है, जब वो बाहर आ जाएंगे दैट इज कैथारसिस। हमें पिटी और फियर होता है। पिटी इसलिए कि यार इससे क्यों इसके साथ ये हुआ है, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है। सो जब आप अपने इमोशंस को रिलीज करो, जब कोई दुख का, कोई मर गया है, किसी का बेटा मर गया, वो रो रहा है, उसके साथ आप भी देख के रो रहे हो,
दैट इज कैथारसिस। आगे है माइमेसिस। अगर हम किसी लिटरेचर में किसी चीज को कॉपी करते हैं, ये प्लाटो ने कहा था कि जो पोएट होते हैं वो कॉपी करते हैं, वो ट्वाइस कुछ ऐसा कहते हैं कि रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो लिटरेचर के अंदर जो कॉपी होती है, इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स नकल करना। अगर आप किसी के राइटिंग की, किसी के पोएट्री की नकल करते हो, दैट इज माइमेसिस। ठीक है ना। हमेशा कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ लीडिंग टू हीरोज डाउनफॉल। अब मैकबेथ के पास एम्बिशन था बहुत बड़ा कुछ करने का, हालांकि वो एक अच्छा पोस्ट पे भी था, लेकिन उसके एम्बिशन ने उसे मरवा दिया कि उसने अपने ही किंग का, हालांकि वो अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन किंग की पोजीशन हासिल करना एक एम्बिशन था, और उसकी वही गलती ये हेमर्शिया बनी। तो हेमर्शिया क्या होती है? अच्छा, हेमलेट की हेमर्शिया आप डिले कह सकते हो कि उसने बहुत डिले किया। अगर वो जल्दी उसे मार लेता वो तो खुद ना मरता। तो हेमलेट की जो हेमर्शिया है कि उसने डिले किया, डिले किया, डिले किया। तो हेमर्शिया क्या होती है कि जब आप खुद गलती करो और जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो, उसे कहते हैं हेमर्शिया। ह्यूब्रिस कहते हैं एक्सेसिव प्राइड। अब किंग लियर ने जो अपनी बेटी थी, दोनों जो थी, उन्होंने जब उसकी तारीफ की तो उसने एक तरह से उसका जो प्राइड था, उसने रियलिटी को छोड़ा कि उसकी जो सही बेटी है, उसे जो प्यार करिए, उसने उसको छोड़ा और ये जो झूठी वाली थी उनकी बातों में आ गया। तो ये ह्यूब्रिस था कि एक किसी चीज में मगरूर हो जाना, अपनी दौलत, अपनी फ्लैटरी। तो अगर किसी करेक्टर में बहुत ज्यादा प्राउड है, दैट इज ह्यूब्रिस। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी, किसी चीज का बिलीव करना कि ये हो रही है, सुपरल नेचुरल एलिमेंट करना, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हिस्ट्री में यकीन, हिस्ट्री सारी पढ़ लेना, फिर इंडिविजुअल टैलेंट होना, फिर आप अच्छी पोएट्री कर सकते हो। कैथारसिस, रिलीजिंग ऑफ योर इमोशन। माइमेसिस, किसी चीज की नकल करना। हमेर्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ। देखिए हम जल्दी करें, इसी पे एक एक वीडियो पूरी बन सकती है डिटेल में एग्जांपल के साथ, लेकिन ये क्विक। ह्यूब्रिस आपका एक्सेसिव प्राइड, ये आपको आपकी जॉब वगैरह में भी काम करेंगे जब आप किसी जॉब का एग्जाम वगैरह देना है। एनाग्नोसिस क्या है कि जब आपको पता है मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी इन ट्रेजेडी। एनाग्नोसिस, जब हैमलेट को पता चल गया कि उसकी जो फादर का मुजरिम है जिसने मारा है वो क्लाडियस है, तो जब आपको एक, पहले वो कह रहा था कि मेरा फादर मर गया, मेरी माँ ने शादी की, वो गम में था, दुख में था, तो उसके लिए जो एनाग्नोसिस होगा कि जब उसका घूस्ट से बताता कि आपके फादर को उसने मारा है। पेरीपेटिया, पेरीपेटिया को कहेंगे, पेरीपेटिया को कहेंगे सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। पहले आपकी चीजें अच्छी जा रही थी या पहले बुरी जा रही थी, वो चेंज हो गई अच्छाई में, या अच्छाई जल्दी चेंज हो जाए बुराई में, तो उसे कहेंगे पेरीपेटिया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए पेरीपेटिया क्या है, कि जब चीजें सडनली चेंज हो जाए, तो उसे कहेंगे पेरीपेटिया। आपने वो नॉवेल सुना द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो वो जब पहले जहाज में जाते हैं, गिर जाते हैं, तो जहाज आप समझे कि एक अच्छी लाइफ थी, एक सेफ पैसेज पे जा रहे थे, वो गिर जाना एक तरह से उनका मिस फॉर्चून हो जाना, दैट इज पेरीपेटिया। तो पेरीपेटिया क्या है कि जब आपकी चीजें अच्छी जाएं लेकिन सडनली वो खराब होना शुरू हो जाए, दैट इज पेरीपेटिया। ट्रेजिक हीरो, नोबल कैरेक्टर विद फैटल फ्लॉ। अब ट्रेजिक हीरो क्या होता है कि एक हमारा नोबल आला किस्म का कैरेक्टर होता है, लेकिन उसमें एक बड़ा एक कमी होती है जिसकी वजह से उसकी मौत होती है, तो दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ। अगर ओथेलो की बात करें तो जेलेसी उसका एक फाटल फ्लॉ था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को भी मारता है और खुद भी मर जाता है, तो दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ। कॉमेडी की बात करें जिसके अंदर हार्मोनी, मैरिज, हंसी मजाक हो, उसे कहें जेनरा, कहते हैं पीस ऑफ राइटिंग हो, तो जेनरा की जब बात होगी दैट इज पीस ऑफ राइटिंग, और जिसमें मैरिज, खुशी वगैरह की बात हो, दैट इज ट्रेजिडी। अब कॉमेडी, ट्रेजिडी अब है, ट्रेजिडी जो है वो सीरियस ड्रामा है डिपिक्टिंग डाउनफॉल ऑफ कैरेक्टर। हैमलेट एक ट्रेजिडी है, ओथेलो एक ट्रेजिडी है, मैकबेथ एक ट्रेजिडी है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो कैरेक्टर का है वो डाउनफॉल हो जाता है, वो मारा जाता है, उसकी सैड एंडिंग होती है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएट होता है। पैराडाइज लॉस्ट तकरीबन 10, 11, 12 किताबों पे है, तो ये एक बड़ा पोएम है। जो आपने सुना होगा बियोवुल्फ, उतने हजारों लाइन, 20-30 हजार। तो अगर ऐसा कोई पोएम होगा तो उसे कहा जाएगा एपिक।
महाभारत जो है, रामायण जो है, वो एक तरह से एपिक है। मोक एपिक क्या होता है कि कॉमिक करना, किसी इमिटेशन ऑफ एपिक स्टाइल, किसी चीज की मजाक उड़ाना लेकिन एक एपिक स्टाइल में, बड़े स्टाइल में, तो उसे कहते हैं मोक एपिक कॉमिक। जैसे आपने ये सुना है रेप ऑफ द लॉक, एक लड़की होती है बेलिंडा जिसके वो जो बाल होते हैं एक बंदा काट लेता है। अब ये छोटा इशू है तो अलेक्जेंडर पोप जो है उसे बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं और लोग उस, क्योंकि वो मुआशरा उस छोटे इशू को बड़ा करके दिखाता है, तो ऐसे कहते हैं मोक एपिक। एपिक तो होती है उस स्टाइल में होती है, लेकिन जो इशू होता है वो छोटा होता है। पैराडाइज लॉस्ट में तो खुदा आ गया, शैतान आ गया, आदम आ गई, ईव आ गई, दुनिया आ गई, तो जो स्टाइल भी है वो भी एपिक है और थीम भी एपिक है। लेकिन मोक एपिक के अंदर जो थीम होती है वो एक तरह से एपिक मींस थीम छोटी होती है, स्टाइल बड़ा होता है लेकिन थीम छोटी होती है। लिरिक पोएट्री क्या होती है, जिसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करें, उसे कहते हैं लिरिक पोएट्री। जैसे वर्ड्सवर्थ के जो पोएम है वो एक तरह से लिरिक पोएट्री है, जिसको आप अपने ख्यालात पेश करो। वर्ड्सवर्थ के जैसे द वर्ल्ड इज टू मच वर्थ, डेफोडिल्स, जितने भी ओट इंटीमेट, तो ये अपने और वर्ड्सवर्थ के पर्सनल फीलिंग्स है। पेस्टोरल जैसे कि अल्फाज से जाहिर है, जो कि रूरल लाइफ, किसी गांव की, किसी विलेज लाइफ को जाहिर करे, दैट इज पेस्टोरल। एलेजी एक ऐसा पोएम होता है जिसमें गम की बात हो। लेसिडास, कोई मर गया हो तो है, ये लेसिडास एक एलेजी है। ओड जिसमें हम किसी की तारीफ करें, उसे कहते हैं ओड, जैसे ओड ऑन ग्रेशन। बैलेड एक नैरेटिव पोएम जिसके अंदर एक स्टोरी वगैरह हो, उसे भी कहते हैं। जैसे आपने सुना एबट ऑफ कैंटरबरी, वो एक बैलेड है, तो जिसके अंदर कोई स्टोरी वगैरह, दैट इज बैलेड। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का पोएम होता है। ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, उसके अंदर जो मीटर होता है वो तो आयम जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और जो राइमिंग स्कीम उसमें नहीं होती। तो जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी उसे कहेंगे ब्लैंक वर्स। अच्छा, जिसमें राइमिंग स्कीम भी नहीं हो और मीटर भी नहीं हो, उसे कहते हैं फ्री वर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लैंक वर्स क्या हो, जिसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर हो लेकिन राइमिंग ना हो। अगर कोई ऐसी वर्स है जो राइमिंग कहते हैं, लास्ट में मैच होना, जैसे गो नो, हिट किट शिट, टी आ रहा है, तो ये जब लफ्ज सेम आखिर में आएगा तो राइमिंग स्कीम होगी। और मीटर अगर हो, राइमिंग स्कीम ना हो, तो वो ब्लैंक वर्स है। अगर मीटर भी नहीं है और जो राइमिंग स्कीम है वो भी नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्री वर्स, उसे हम कहेंगे। आगे चलते, फ्री वर्स आ गई है। फ्री वर्स क्या है, विदाउट फिक्स्ड मीटर एंड राइमिंग। अगर मीटर भी नहीं, राइमिंग भी नहीं, तो दैट इज अ फ्री वर्स। आयम्बिक पेंटामीटर की बात करें, 5 आयम्स पर लाइन, ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें आ गई। इसमें एक अनस्ट्रेस्ड होता है वह सिलेबल, दूसरा स्ट्रेट। ऐसे अगर 5 आ जाएं तो उसे हम कहेंगे, उस अल्फाज को हम कहेंगे, एक मिनट जी, उसको हम कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर से 5 1 2। पोएट्री के अंदर ऐसे नहीं कि आपने बस शुरू, वही वो तो प्रोज में था कि जितना चले जाए, लेकिन पोएट्री के अंदर एक पोएट ख्याल करता है 1 2 3 4 5, ये 5 आ गई। तो ऐसी 5 अगर कोई फुटनोट फॉलो करता है तो उसे कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटा कहते हैं 5 को। सोलेलक्वी क्या है, करेक्टर जब अपनी थॉट जाहिर करे, दैट इज सोलेलक्वी। हेमलेट अपनी अपनी कहता है, जैसे टू बी या नॉट टू बी, तो जब अपने माइंड को जाहिर करे, दैट इज सोलेलक्वी। असाइड क्या होता है ये आप देखें, वर्ड्स स्पोकन टू ऑडियंस अनहियर्ड बाय अदर। अगर कोई स्टेज पे ड्रामा चल रहा है तो वहां पे अगर कोई असाइड होगा तो ऑडियंस को बताएगा कि अब ये करेक्टर आ रहा है, लेकिन करेक्टर वो नहीं सुनेंगे, तो उसे कहा जाएगा असाइड। ड्रामेटिक आयरनी की बात करें, ऑडियंस नो मोर देन करेक्टर। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, जब ऑडियंस को पता हो और जो मेन करेक्टर हो या दीगर करेक्टर हो जब उनको नहीं पता, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। असाइड के ऑडियंस को बताया जाए और वही स्टेज पे बताया जाएगा, लेकिन दूसरे करेक्टर नहीं सुनेंगे। और ड्रामेटिक आयरनी, करेक्टर के अलावा ऑडियंस को ज्यादा पता उस चीज के बारे में, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है ना। अगर हम कॉमिक रिलीफ की अगर हम बात करें, ह्यूमर इन सीरियस ड्रामा, जैसे आप
आप ये देख रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके अंदर कॉमिक रिलीफ भी होता है। तो वैसे वो जैसे वो पाउंड ऑफ फ्लेश की मतलब कि मुझे पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए, लेकिन उससे मजाक हंसी मजाक भी होता है। या पोर्टर जो है मैकबेथ के अंदर, वो एक कॉमिक रिलीफ है। तो अगर कोई सीरियस मैटर है उसके अंदर कुछ हंसी मजाक है, दैट इज कॉमिक रिलीफ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे है डॉक्टर फाउस्टस, उसमें जो जो उसका जो बंदा होता है नौकर वगैरह या क्लाउन, तो ये कॉमिक रिलीफ होते हैं, ये ड्रामा में डाल दिए जाते हैं ताकि एक तरह से काफी बोरिंग ना हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आप अपनी थॉट्स लिखते जाएं, जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप लिखें, तो इसे कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये मिसेस डेलोवे जो है इसके थ्रू राइटर ने जाहिर किया है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि आपके जो भी माइंड में आ रहे हैं ख्यालात, उसे कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक इस पे मैंने नॉवेल वगैरह पढ़ा था, बेंजी वगैरह, तो वो एक तरह से अच्छा है। इंटीरियर मोनोलॉग है, इनर थॉट्स ऑफ करेक्टर। इंटीरियर मोनोलॉग के थ्रू हमें जो करेक्टर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो जाहिर होता, तो उसे कहेंगे इंटीरियर मोनोलॉग। बिल्डिंग्स ग्रोन कहते हैं नॉवेल ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि आपकी अपनी पर्सनल कैसे ग्रोथ हो रही है। जैसे डेविड कॉपरफील्ड, एक बंदा है कहां से कहां पहुंच गया, अगर ऐसा कोई होगा तो उसे हम कहेंगे बिल्डिंग ग्रोन। ये अल्फाज आप देख लीजिएगा। पिकारेस्क्यू नॉवेल आपने होता टॉम जोन्स फाउंडलिंग, तो वो एडवेंचर्स की वो चलता रहता, कभी उधर जाता है, कभी उस कंट्री, कभी उस कंट्री, कभी उस कंट्री। तो अगर ऐसा कोई नावल है जिसमें बंदा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कभी उधर अफेयर कर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, तो डॉम जोन्स फाउंडलिंग एक नावल था, हमने पढ़ा था यूनिवर्सिटी के टाइम। पिकारोस नावल उसे कहा जाता है। आगे है एलेगरी, कहते हैं कि जिसके अंदर एक सिंबॉलिक मीनिंग हो, उसे कहते हैं एलेगरी। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस मींस बाहर एक मीनिंग हो लेकिन उसके अंदर एक और मीनिंग हो, तो उसे कहते हैं एलेगरी। जैसे आपने वो फेरी क्वीन सुना है, बाहर उसकी अलग माना होती है बाहर, लेकिन उसकी जो हिडिंग मीनिंग होती है वो एलेगरी है। सिंबोलिज्म क्या होता है, जब आप सिंबल्स का यूज करो ताकि डीपर मीनिंग अंडरस्टैंड आए लिटरेचर के अंदर, तो उसे कहेंगे सिंबल। जैसे क्रिस्टोफर मार्लोव जो होता है, उसके अंदर जो ब्लड होती है तो उसे वो वान करती है, तो वो जो है, या सेवन डेडली सिन, ये एक तरह से सिंबल्स है। मेटाफर क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कंपैरिजन। अगर आप डायरेक्ट किसी को अगर आपको किसी को कहते यू आर एज ब्रेव एज लायन, एज आ गई तो ये सिमिली है, लेकिन आप डायरेक्ट किसी को यू आर लायन, तो ये जो है मेटाफर है। सिमिली में हम एज वगैरह यूज करते हैं, यू आर एज ब्रेव एज लायन। पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को इंसानों जैसी फीलिंग देना, जैसे डेफोडिल्स वर डांसिंग, अब डांस करना इंसानों का काम है, तो हमने इंसानों वाली फीलिंग डेफोडिल को दी, ये पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के बनना, मैं इतना प्यासा हूं पूरा समंदर पी जाऊंगा, ये हाइपरबोल है। एलिट्रेशन, साउंड का रिपीट होना, डॉक्टर डान, डान टू डान, डेली डान, ये एलिट्रेशन है, साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है। एजोनेंस कहते हैं जब हमारे वावेल साउंड रिपीट हो तो उसे एजोनेंस कहा जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होंगे तो उसे कॉन्सोनेंस कहा जाएगा। थोड़ा मैं तेज करता हूँ। ओनोमेटोपिया, जैसे आवाज होते हैं, अगर दरवाजे का आवाज है ढुड़ुम, तो ये ओनोमेटोप है। अगर किसी म्याऊ म्याऊ आ रही है बिल्ली का, तो ये ओनोमेटोपिया है। इमेजिनरी, अगेन सेंसरी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करना कि वो लड़की थी, भीगी हुई थी, अब ये जो आप भीगी हुए, तो आपके दिमाग में वो इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो ये इमेजिनरी है। थीम क्या है, रिवेंज की थीम अगर आ रही है हेमलेट के अंदर, तो वो बार बार अगर रिवेंज की बात कराए तो ये थीम है। थीम क्या है कि जो सेंट्रल आइडिया है। मोटिव, जो चीज बार बार रिकर करे। थीम ओवरऑल होती है कि थीम ओवरऑल बन जाती है, लेकिन मोटिव जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, उसे कहते हैं। टोन की बात करें, जब कोई राइटर लिखता है, अगर दुख में लिख रहा है, खुशी में लिख रहा है, तो वो टोन है। मूड भी इमोशनल एटमॉस्फेयर, मूड देखा जाएगा, अगर कोई एलर्जी वगैरह होगी तो आप देखेंगे कि उसमें दुख की बात होगी, अगर मौत की बात होगी तो उसमें भी मूड जो होगा वो टेंस होगा। पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जो राइटर लिख रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, किस तरह से नरेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन में गया, सेकंड थर्ड, उसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया तो उसे वो आई लिखेगा। अगर वो थर्ड पर्सन लिखेगा तो कहेगा दे, शी, इट, तो ये थर्ड पर्सन आ जाएगा। अनरिलायबल नरेटर, नरेटर जो ट्रस्ट वर्दी ना हो, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो उसे अनरिलायबल। फोर्ज शेडोइंग क्या कहते हैं कि पहले ही बता देना, हिंट कर देना कि अब ये होने वाला है। अगर क्लाउडियस डुअल मैच करा रहा है, उसमें जहर या
मिला रहा है या उसको जो हथियार है उससे जहर लगा देता है, तो फोरशैडो हो गया कि आगे कत्ल होने वाला है। तो फोरशैडोइंग होना, अवल ही बता देना। फ्लैशबैक मींस पास्ट में जाना, फ्लैशबैक कहलाता है। क्लाइमेक्स की बात करते हैं, टर्निंग पॉइंट। क्लाइमेक्स क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। जब चीजें, पहले ये ड्रामा कैसे होते हैं कि चीजें जब क्लाइमेक्स की तरफ चली जाएंगी तो बस अब चीजें एक तरह से मोड़ पे आ जाते हैं, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स। डायनीमेट उसे कहते हैं, देखिए जब ड्यूअल मेट होती है ना, हैमलेट की और लारियट्स की, ये एक तरह से क्लाइमेट है। और जब हैमलेट जो है लास्ट में क्लाडियस को, लारियट्स को ये मार जाते हैं, तो ये डिन्यूमेट होता है। डिन्यूमेट मीन्स मसले का हल हो जाना। तो जब वो प्रॉब्लम जो थी वो हल हो गई तो उसे कहेंगे डिन्यूमेट। मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो क्लाइमेक्स है वो कोर्ट का सीन, जब वहां में मसला हल हो गया तो वो हमारा दोस्त बरी हो गया कोर्ट जेल वाला, तो ये डिन्यूमेंट हो गया। तो क्लाइमेक्स बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस है। हमारा जो डॉक्टर फास्टस होता है उसके बीच जो ईविल और गुड जो होता है वो कन्फ्लिक्ट चलता है, कभी उसे ईविल बुलाता है, कभी उसे गुड बुलाता है, तो ये कन्फ्लिक्ट है। प्रोटागनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, जैसे पैराडाइज लास्ट में जो ईडम था प्रोटागनिस्ट था। एंटागोनिस्ट अपोजिंग फोर्स, शैतान जो था वो हमारा अपोजिंग फोर्स था। फ्लैट कैरेक्टर वन डायमेंशनल कैरेक्टर, एक ही उसके पास काम हो, उसके पास ज्यादा उसके डायमेंशन नहीं हो तो वो कहेगा फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वो उससे कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कभी सैड, कभी गम, कभी खुशी, कभी लवर, कभी फाइटर। तो वो एक तरह से राउंड कैरेक्टर हो जाए। हैमलेट जो है वो बेहतरीन राउंड कैरेक्टर है। स्टैटिक कैरेक्टर डज नॉट चेंज, स्टैटिक कैरेक्टर ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता, तो उसे कहेंगे स्टैटिक कैरेक्टर। डायनामिक अंडरगोज चेंज, हैमलेट भी एक डायनामिक कैरेक्टर था, कभी मेड, कभी कैसे, कभी, तो ये डायनामिक कैरेक्टर। सेटिंग टाइम एंड प्लेस, के सेटिंग कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है, रिवर के करीब कहाँ पे, तो इसे सेटिंग कहा जाता है। जैसे ओ टिंटन एबे है तो वहां पे पता जाए कि वो वापस एबे की जगह पे क्या है, बस पानी है जो, तो ये सेटिंग। प्लॉट हम कहते हैं कि इवेंट्स, पहले ये हुआ, पहले बाद में ये हुआ, तो ये उसे कहेंगे प्लॉट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। एक्सपोजिशन इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड, तो जब हमें बैकग्राउंड का पता चले कि कहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज एक्सपोजिशन। सेटायर करना, क्रिटिक करना थ्रू ह्यूमर, जैसे गुलेवर ट्रेवल्स है वो दुनिया की जो चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, तो जब आप क्रिटिसाइज करो लेकिन ह्यूमरस वे से सेटायर। आयरनी क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 10,000 मिले, उल्टा आपको 10,000 जुर्माना हो जाए, तो आयरनी है। एक दुश्मन के लिए आप खड्डा खोदो, उसमें आप खुद ही गिरो, तो ये आयरनी है। वर्बल आयरनी, सेइंग अपोजिट ऑफ मीनिंग, अगर आपको कोई कोई बदसूरत लगे, आप उसे को बहुत खूबसूरत लगे, वर्बल आयरनी। इंडिया आपका दुश्मन है, उसे को आप तो मेरे जानी दोस्त हो, तो वर्बल आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ऐसा लगे कि एक रन्स बची है, 10 विकेटें पड़ी हैं, लेकिन हो ये कि मेरे मीन्स आप एक रन, वो एक रन्स भी ना बना, आपके 10 भी के 10 आउट हो जाए, तो ये सिचुएशनल आयरनी हो जाएगा। ठीक है ना, आपने एक्सपेक्ट किया आप जीत जाओगे लेकिन आप हार गए, तो ये सिचुएशन। आपने एक बैट लगाई, आपको शर्त था कि यकीन था कि आप जीतोगे, लेकिन अगर हार जाओ तो ये बन जाएगी सिचुएशनल आयरनी। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जब कैरेक्टर अपनी रिवील करे, उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्पीकर रिवील्स कैरेक्टर अनकॉन्शियसली, वो अपनी बातें करता रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एपिफेनी क्या होता है? सडन इनसाइट, कि आपके जो दिमाग में ख्याल हो जाए, उसे कहते हैं एपिफेनी। रियलिज्म, डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को जाहिर करें, दैट इज डिपिक्शन। देखिए वीडियो बड़ी है, लेकिन ये है कि बड़ी है तो काम की है, वंस फॉर ऑल फेल आपको कभी। नेचुरलिज्म की बात करें, एक्सट्रीम रियलिज्म विद डिटर्मिनिज्म, कि रियलिज्म इज़हार करे लेकिन वो ये करे कि ये मुझे करना ही है। रोमांटिसिज्म आ गया हमारा फेवरेट, जिसका इमोशन और नेचर पे फोर्स था, उसे हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्लासिकल क्या था? ऑर्डर की बात, जो कि ऑर्डर, रीजन और हार्मोनी की बात करते हैं। फिर नियो क्लासिकल था कि जो क्लासिकल आइडल थे आर्ट में, पोएट्री में, उनको रिवाइव किया गया हमारे पोप के टाइम में, तो दैट वाज नियो क्लासिकल एज। विक्टोरियन एज की कह रहे मोरल सीरियसनेस, जब मोरल और रियलिज्म की बात की, दैट वाज अ विक्टोरियन एज। मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटल एज थी, जिसमें एक्सपेरिमेंट है। और पोस्ट मॉडर्न बिल्कुल फ्रेगमेंटेड थी, जैसे टीएस थॉमस इलियट के जो पोएम थे ना, तो आप कह सकते हैं इससे भी ज्यादा। मेटा या सलमान रुश्दी के जो सैतानिक वर्सेस हैं, वो पोस्ट मॉडर्न। मेटा फिक्शन, फिक्शन अबाउट फिक्शन, एक तो झूठ, उस झूठ के ऊपर झूठ जो होता है, दैट इज मेटा फिक्शन। एब्स्ट्रैक्ट ड्रामा,
जिसमें पता ना चले क्या हो रहा है। अगर आपने वेटिंग फॉर गोडोट देखा है तो दैट इज एब्सर्ड फॉर ड्रामा, जिसमें आप बस पता ना चले ये हो रहा है वो हो रहा है, दैट इज एब्सर्ड ड्रामा। एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो ये फोकस ऑन इंडिविजुअल के, ये नहीं कि चीजें ऊपर से डिसाइड होगी। आपको जिंदगी मिली, आप अपनी जिंदगी में मीनिंग खुद लाओ, उससे लिटरली मूवमेंट को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ह्यूमनिज्म की बात करें, इंसानी वैल्यूज की बात करें, दैट इज ह्यूमनिज्म। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, जेंडर बेस्ड एनालिसिस, तो उसे हम कहेंगे किसी ड्रामा में जैसे डोल्स हाउस है तो एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म होता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहा गया क्लास की बात, अमीर की बात, गरीब की बात, क्लासेस। साइको एनालिटिकल फ्यूड जो कि फ्रूट था, सिग्मा फ्रूट, वो बात करता है कि इंसान क्या सोचेगा, दैट इज साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें कि स्ट्रक्चर के फोकस होना, केस टेक्स्ट की अगर ये स्ट्रक्चर है तो उसकी ये मीनिंग थी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ना इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग, कि एक के लिए एक मीनिंग है, दूसरे के तीसरी मीनिंग है, चौथे के लिए, तो मीनिंग जब चेंज होती जाए हर किसी रीडर के लिए, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट सेंटर्ड एनालिसिस, टेक्स्ट की बात करें तो ये न्यू क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या कहते हैं, रीडर्स रोल इन मीनिंग, कि मीनिंग निकालना है लेकिन जो रीडर कहते जाएं उस हिसाब से निकालेंगे, तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। डीकंस्ट्रक्शन की बात करें, क्वेश्चनिंग द मीनिंग, कि जो मीनिंग आपने दी उससे हम बढ़ के हम उसे और क्वेश्चन करें और एक्सप्लोर करें, तो ये हमारी बन जाएगी डीकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज। आगे है कल्चरल मटीरियलिज्म, लिटरेचर एंड पावर स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज कल्चरल पावर स्ट्रक्चर। कॉलोनियलिज्म की बात करें, इंपीरियल डोमिनेशन ऑफ थीम, जो लिटरेचर के अंदर जो वेस्ट के वैल्यूज की बात की जाए, दैट इज कॉलोनियलिज्म। जैसे इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट किया गया तो दैट इज कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ द कॉलोनाइज्ड नेशन, जैसे इंडिया के अंदर कोई लिटरेचर का जैसे पैसेज टू इंडिया, तो ये जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, कि उन कंट्रीज जिसको कभी अमेरिका ने यूके ने कॉलोनाइज किया, अब उसका जो लिटरेचर है दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। मैजिक रियलिज्म की हम बात करें, मैजिक रियलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं रियलिटी मिक्स विद मैजिक, तो वो होगा मैजिक रियलिज्म। डिस्टोपिया बिल्कुल तबाही सोसाइटी के अंदर हो, जैसे ये है 1984, तो दैट इज डिस्टोपिया। यूटोपिया बिल्कुल आइडियल सोसाइटी जो परफेक्ट होती है उसे कहा जाता है यूटोपिया। गोथिक नावल जिसके अंदर हॉरर हो, ड्रामा हो, उसे कहते हैं गोथिक। रोमेंस जिसमें लव वगैरह हो, दैट इज रोमेंस। ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों एलिमेंट मिक्स हो, उसे कहा जाए ट्रेजी कॉमेडी। फार्स, कॉमेडी करना लेकिन ज्यादा एग्जैजरेटेड किसी कॉमेडी को करना, दैट इज फार्स। मेलोड्रामा की बात करें, एक्सेसिव इमोशंस की बात करें, अगर किसी में एक्सेसिव इमोशन है तो ये मेलोड्रामा है। फ्रेम नैरेटिव की बात करें, स्टोरी विद इन स्टोरी, इसे फिल्म है, जैसे माउस ट्रैप हेमलेट कराता है तो वो जो है वो फ्रेम नैरेटिव है। मिथ, ट्रेडिशनल सिंबॉलिक स्टोरी, जैसे काली बिल्ली का जाए तो ये मिथ है। आर्केटाइप, यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पैटर्न, पुराने जो चलते हैं उसे कहते हैं आर्केटाइप। हीरोइक कपलेट की बात करें, राइम्बिक आइम्बिक पेंटामीटर, तो कपलेट होता है दो लाइन का, अगर वो राइम भी कर रहा है तो वो होगा हीरोइक कपलेट। अगेन याद करें, अगर दो लाइनें हैं और दोनों राइम कर रही हैं तो दैट इज हीरोइक कपलेट। अगेन आप रिपीट कर लें, दो लाइनें हो अगर वो आखिर में रिपीट हो रही हो तो उसे कहा जाएगा हीरोइक कपलेट। यार मुझे याद करना था। डायडेटिक लिटरेचर की बात करें, जो हमें सिखाए, हम लिटरेचर को पढ़े उससे हम सीखे, तो दैट इज डायडेटिक लिटरेचर। एपिस्टोरी नावल उसे कहते हैं रिटन इन लेटर, एपिस्टोरी लेटर को कहते हैं ऐसा नावल जो लेटर के फॉर्म में हो, दैट इज एपिस्टोरी। फैबल की बात करें, मोरल स्टोरी विद एनिमल, फैबल वो होती है जिसके अंदर मेले लोग, जैसे आपने फॉक्स की और कवे की स्टोरी सुनी हो तो ये फैबल है। तो फैबल जिसके अंदर एनिमल वगैरह वो हमें सुनाते हैं। पैराबल कहते हैं सिंपल मोरल स्टोरी। अब फैबल में क्या होता है, कोई जानवर आ जाएगा, लेकिन पैराबल के अंदर लाजमी नहीं कि जानवर आ जाए, लेकिन अगर हम वहां से भी सीखते हैं फैबल भी सीखते हैं। फैबल और पैराबल में फर्क यही है कि फैबल में जानवर आ जाएगा, परिंदा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन पैराबल में मोरल स्टोरी है जो हम सीखते हैं। शैवलरिक रोमांस की बात करें, जो नाइट और स्क्वायर इनकी बात होगी तो इसे कहेंगे शैवलरिक रोमांस। मोरलिटी प्ले, एलिगोरिकल ड्रामा थे जैसे एवरीमैन, जिसपे हम कुछ सीखें, दैट इज मोरलिटी प्ले। मिस्ट्री प्ले, बिबल की जो बाइबल की थीम पे थी उन पे अगर कोई ड्रामा पे अगर कुछ होगा तो दैट इज मिस्ट्री प्ले। मोरलिटी जिसपे हम सीखे, मिस्ट्री प्ले वो ड्रामा जो कि बाइबल की थीम पे हो, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की पे हो, इन पे अगर होगा, मोजेस की होगा तो बाइबल तो वो मिस्ट्री पड़ेगा। और मिरेकल हो जाए जिसमें हम साइंट बुजुर्ग वगैरह की जिंदगी दें, दैट इज कोरस उसे कहते हैं, जब साथ में गाएं उसे कोरस कहा जाए। प्रीलोग,
पहले ही बता देना कि हम ये ड्रामा शुरू करें, ये पोएट्री शुरू करें, दैट इज प्रीलोग। इपीलोग, ड्रामा पूरा हो गया, पोएट्री पूरा हो गया, उसकी आखिर में हो गया, दैट इज इपीलोग। कोरस साथ में गाना, प्रोलोग कहते हैं इंट्रोडक्शन, और इपीलेग कहते हैं आखिर वाले हिस्से को। पैराडॉक्स, कंट्राडिक्शन, अगर सच और झूठ आ गए तो वो हो जाएगा पैराडॉक्स होगा। ऑक्सीमोरन, टू अपोजिट वर्ड साथ आ जाए, स्वीट एंड सारो। स्वीट कहते हैं प्यारा अजीज, सारो और दुख प्यारा होता है क्या, जैसे नेकेड, या आप कह लें कि आप ये कह लें कि ये डिसऑनेस्ट बेस्ट फ्रेंड, डिसऑनेस्ट बेस्ट, तो डिसऑनेस्ट भी हुआ, बेस्ट भी हुआ, तो इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। अल्यूजन, रेफरेंस लेना, अगर मैं कहूँ आई एम हेमलेट तो ये एक अल्यूजन हो गया। या साउंड एंड फ्यूरी, ये जो है एक नावल है, और ये जो है एल्यूजन है हमारे मैकबेथ वगैरह के किसी ड्रामा से। तो अगर आप किसी पास्ट का नावल वगैरह अपने में यूज करो, दैट इज एल्यूजन। कंसीट, मेटाफर की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, अगर आप चीजों को ज्यादा कंपेयर करो तो उसे कहते हैं कंसीटेड, और ज्यादातर ये मेटाफिजिकल पोएट्री में होती है। मेटा मीन्स बियॉन्ड, और जॉन डन मेटाफिजिकल के फादर हैं। मेटोनमी कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, अगर आप ये कहते हैं कि पेन जो है तो पेन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, अगर तलवार है तो वो रिप्रेजेंट करती है फौज को, अगर कोई मजहबी साइन है तो वो पेश करेगी मजहब को। तो एक चीज हो अगर वो सारे को पेश करिए, कि अगर कोई क्राउन हो तो वो किंगशिप को मना जाहिर करेगी, तो दैट इज मेटोनमी, ठीक है ना। साइनोडिजी क्या होती है कि उसका वो पार्ट होता है। मैं कहूँ आई हैव अ व्हील, तो मेरे पास एक व्हील है, तो इट मीन्स पूरी गाड़ी जो है। तो अगर कोई आप किसी चीज का एक हिस्सा लेते हो और हिस्सा वो सारे को पेश करे, दैट इज साइनोडी। ये मेटोनमी और साइनोडी का फर्क आप देख लें कि अगर एक चीज हो सबको पेश करती हो पूरी चीज को, तो वो मेटोनमी कहते हैं। आप एक पार्ट ले लो और वो पूरी चीज को करे, तो दैट इज पेन जो होगी वो पूरी नॉलेज को। तो अगर उसकी एक हिस्से को, उसी चीज के एक हिस्से को, ठीक है ना, अगर ताज बोल रहा हूं तो ये किंग को जार के, मैं कोई ताज को हिस्सा नहीं ला, लेकिन कार है उसका मैं टायर ले रहा हूं, तो ये सारे को पेश करेगी। निब ले लो, निब से बता रहे। फन लेके प्ले अपॉन वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स को इस्तेमाल करते फन वगैरह क्रिएट करें, दैट इज फन। रिटोरिक के आप जैसे वकील होता है ऐसे पेश करता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये एक रिटोरिक है। एलेजिक टोन, टोन ऑफ मॉर्निंग, जिसमें गन वगैरह हो, दैट इज एलेजिक। पैथेटिक फेलेसी, नेचर रिफ्लेक्ट इमोशन, जैसे नेचर कोई अगर इमोशंस वगैरह जाहिर करती है तो दैट इज पैथेटिक फेलेसी। और वर्ड्सवर्थ ने इसके बहुत ज्यादा यूज किया है। एपिक सिमिली कहते हैं लॉन्ग डिटेल, सिमिली तो होता है जैसे एज वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर एपिक है तो बड़ी सिमिली होगी, तो बड़ी सिमिली है तो उसे कहेंगे एपिक सिमिली। इन्वोकेशन, अगर हम कहते हैं कि अपील करना, किसी को सोचना, उसे कहते हैं इन्वोकेशन। डायडेक्टिज्म कहते हैं इंस्ट्रक्शन पर्पस। देखिए अगर आवाज आ रही है तो मैं इस वीडियो को यहाँ रोक नहीं सकता, इट इज वन फॉर गोल। डाटा कहते हैं से समझना। सेंटिमेंटल कहते हैं एक्सेसिव इमोशन। एस्थेटिज्म एक आर्ट मूवमेंट है जिसमें यह कहा जाता है कि आर्ट का काम है आपको डिलाइट करना, तो ब्यूटी आर्ट फॉर आर्ट ऐसे कहते हैं एस्थेटिज्म। डेडिकेटिक मूवमेंट का मतलब मोरल वैल्यू, मोरल डिसिप्लिन, उसे कहते हैं डेडिकेटिक। सिंबॉलिक मूवमेंट का मतलब सजेस्टिव इमेजरी, इमेजरी की बात करें। इमेजिज्म की बात करें, क्लियर इमेजेस, शार्प इमेजेस से कहते हैं। कन्फेशनल पोएट्री, पर्सनल ट्रॉमा, अगर वो अपनी पर्सनल पोएट्री वगैरह लिख रहा है तो उसे कहते हैं कन्फेशनल पोएट्री, जिसमें आप अपने लिखो। नैरेटिव पोएट्री है जिसमें आप कोई पोएम टेलिंग स्टोरी कहते हैं, दैट इज नैरेटिव पोएट्री। एलेजिक स्टैंजा, जिसके अंदर राइमिंग इसकी ए बी ओ, ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो ये एलेजिक स्टैंजा बन जाता है। रोमांटिक आयरनी कहेंगे आथर सेल्फ, आथर को पता हो क्या लिख रहा है, दैट इज रोमांटिक आयरनी। एंटी हीरो, फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट, जो कि खराब प्रोटैगनिस्ट उसे कहेगा एंटी हीरो। ब्लैक ह्यूमर, जैसे ट्रेजेडी के अंदर कोई कॉमेडी हो, दैट इज ब्लैक कॉमेडी। सोशल रियलिज्म की बात करें, सोशल इश्यूज आर के सोशल रियलिज्म। प्रोज, ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है, दैट इज प्रोड। और ड्रामा होता है जिसको हम परफॉर्म करें, दैट इज ड्रामा। वर्ड्स ड्रामा होता है, ड्रामा लिटरेरी पोएट्री, दैट इज क्लोजेड ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जो कि आप सिर्फ पढ़े परफॉर्म ना करें, तो दैट इज क्लोज ड्रामा। वन एक्ट प्ले जिसके अंदर सिंगल ड्रामा, वैसे तो पांच एक्ट होते हैं, जैसे हेमलेट उसके अंदर 5 है, तो वन एक्ट प्ले जिसके अंदर सिंगल हो। शॉर्ट स्टोरी, ब्रीफ फिक्शनल स्टोरी से शॉर्ट कहते हैं। नावेला, शॉर्ट नावल को नावेला कहते हैं। मिथ क्रिटिसिज्म, आर्केटाइप ऑफ एनालिसिस को कहते हैं।
टेक्सचुअलिटी की बात अगर हम करें, इंटरटेक्सचुअलिटी को, टेक्स्ट को रेफर करें कि टेक्स्ट को हम पढ़ के करें, उसे कहते हैं कैनन, कहते हैं एसेटेड बॉडी ऑफ लिटरेचर। क्रॉनिकल प्ले कहते हैं हिस्टोरिकल ड्रामा को कहते हैं। हिस्ट्री प्ले हम उसे कहते हैं जैसे हिस्ट्री को ड्रामाटाइज किया, हिस्ट्री के वगैरह के शेक्सपियर के काफी ज्यादा हिस्ट्री ड्रामा प्ले में। रिवेंज ट्रेजिडी जिसके मकसद ही ट्रेन रिवेंज लेना, उसे कहते हैं रिवेंज वगैरह। आगे हम बात करें सेनेकन ट्रेजेडी, वो है जिसके अंदर वायलेंस, खून खराबा ट्रेजेडी हो, तो उसे कहते हैं सेनेकन। साइको एनालिटिकल नॉवेल जिसके अंदर इनर कैरेक्टर की बात करें, दैट इज साइको एनालिटिकल। एलिगोरिकल कैरेक्टर जो सिंबॉलिक पर्सन हो। रोमांटिक हीरो की अगर बात करें, रेबेल इंडिविजुअल, तो रोमांटिक हीरो बन जाएगा। बायरोनिक हीरो होता है जो डार्क ब्रूडिंग हीरो, उसे कहेंगे डार्क वगैरह हो, बिल्कुल उसके अंदर तो डार्क है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये होता है कि एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, अगर मैं गरीब हूं तो मेरे फटे कपड़े हो जाइए, नहीं मैं फुल सूट में हूं, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। स्ट्रीमलाइन प्लांट सिंगल वैसे चले, सिंगल यूनिफाइड एक्शन, तो उसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल सही चले। यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन जो 24 घंटे के अंदर हो, तो उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ प्लेस, उधर ही हो, ऐसा नहीं कि कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ कभी उधर ड्रामा, तो उसे कहेंगे यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ एक्शन, सिंगल पुलेट, एक ही दफे से शुरू उसमें खत्म होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन। एपिस्टोरी स्टाइल जो होता है लेटर बेस्ड होता है, उसे कहते हैं एपिस्टोरी। डायडेक पोएट्री होता है जिसमें हम बंदा सीखे वगैरह, उसे कहते हैं डायडेक। रेनाइंस है जिसमें हम रिवाइवल की बात करते हैं, उसे दी। एलिजाबेथन ड्रामा, शेक्सपियर ड्रामा को एलिजाबेथन लगा। आगस्टन एज जो सेटायर रेजन पे थी। प्री रफाइलेट और प्री रोमेंडल उस पर बात करते हैं। विक्टोरियन कंप्रोमाइज है जो मॉरलिटी और डिजायर के बीच में था। लॉस्ट जनरेशन की बात करें, वर्ल्ड वार 1 के जो राष्ट्र राइटर थे वो लॉस्ट जनरेशन थी। एंग्री यंग मैन की बात करें, पोस्ट ब्रिटिश वार की थी। किचन सिंह ड्रामा था वर्किंग क्लास रियलिज्म के होता है किचन सिंह। किचन सिंह ड्रामा क्या होता है, वर्किंग क्लास पे जो होगा वो होगा किचन सिंह। सोशल कॉमेडी की बात करें, मैनर की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, तो सोशल स्टडी। कॉमेडी या विरर की बात करें, मिस्टिंग जैसे नॉवेल हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ रेस, वो कॉमेडी या विरर था। कॉमेडी या मैनर, सोशल सेटायर की बात करें, कॉमेडी या मैनर है। ट्रेजिक विजन, ह्यूमन सफरिंग की बात है। कॉमिक विजन होगी, ऑप्टिमिस्ट वर्ल्ड व्यू। डायडेक्टिक नॉवेल, मोरल जिसमें सिखा जाए। रोमांटिक एस्केप इनटू इमेजिनेशन। माइथोपियो जो होगा क्रिएशन ऑफ मिथ की होगी, तो मिथ्योपियो होगा। नैरेटिव वॉइस, स्पीकर ऑफ द टेक्स्ट। फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, मिक्स्ड नरेशन। फिक्शन की बात है, इमेजिनेटिव प्रो। नॉन फिक्शन जो हकीकत में होगा। बायोग्राफी, लाइफ की स्टोरी होगी। ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ रिटन भी होगी। मेमोयर जो होगा पर्सनल, मेरा अगर मैं वगन जा तो वहां पे कुछ लिखता हूँ एक छोटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो ये मेमोयर होगा। अगर वीडियो के बाद आप सुने कि किसी एक बंदे ने तेज का पढ़ाया तो ये एक मेमोयर होगा। ऐसे शॉर्ट प्रोज आर्ग्यूमेंट होता है। क्रिटिसिज्म, एनालिसिस ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी फ्रेमवर्क होता है। कैनन फ्रेम, फॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ क्लासिज्म बात है। टेक्स्ट एनालिसिस को टेक्स्ट ऑफ थीम ऑफ एलिनेशन, आइसोलेशन बना। थीम ऑफ लव, लव की थीम ऑफ पावर, पावर की थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ नेचर, नेचर की थीम ऑफ टाइम, टाइम और डीके भी। थीम ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ना। बहुत 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 माजरत 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 के मैं तेज क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज चल रहा था तो इसलिए मैंने इसे कवर किया। बाकी आप वीडियो को पास करके आप ये लिख सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, बाज का पेपर में आ जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी के टाइम भी और डिग्री के टाइम में भी और जॉब के टाइम में भी, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज।